सुप्रभात मित्रों, मैं नीरज सर आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान संहिता में स्वागत करता हूँ। हम सभी ने वर्णमाला के विषय का अध्ययन कर लिया है और उसके उपरांत अब हमारा विषय है संधि। तो संधि का मतलब होता है कि जब वर्णों से वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो संधि है ये वर्णों का विषय है। वर्ण अर्थात अक्षरों का विषय। जब अक्षरों से अक्षर का मिलन होकर के कोई एक विकार उत्पन्न हो जाए, कोई एक आदेश आ जाए, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को, किसी मानते उदाहरण के तौर पर कहा जाए, किसी व्यक्ति ने चोरी की या मर्डर कर दिया तो आप कहेंगे कि सर उसको अदालत या हमारा प्रश्न हो कि अदालत उसको कैसे सजा देगी? मर्डर की 302 के तहत। तो कहा आपने कहेंगे कि हाँ 302 के तहत तो देगी, लेकिन कैसे दिया? तो उसने उसका उत्तर आप यही देंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार। तो उसी तरह से हमारे व्याकरण शास्त्र का संविधान है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि ने लिखा। और इस महर्षि पाणिनि के जो संविधान में इन्होंने लिखा कि किस प्रकार से संधियां जो हैं वो आपस में मिलकर के वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण या आदेश बना लेती हैं या विकार कैसे उत्पन्न करती हैं। तो हम सब ज़्यादा समय न लेकर के सीधे बात करते हैं संधियों के प्रकार की। तो संधियों के प्रकार कितने होते हैं? संधियों के प्रकार होते हैं 3। आज इसमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे तो कहेंगे तो संधियां जो पीजीटी और नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं कहेंगे तो संधियां 5 प्रकार की होती हैं। जब हम भट्टोज दीक्षित को पढ़ेंगे तब 5 प्रकार की होंगी, अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे विशेष रूप से तब वो 5 प्रकार की होंगी। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है यूपी टेट के लिए और वहाँ पर आपको केवल 3 ही संधियों के विषय में पूछा जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मुख्यतः संधि के प्रकार होते हैं 3 संधि। तो सबसे पहले क्या है? स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि इसको संस्कृत में कहते हैं अज संधि। क्या कहते हैं? अज संधि। दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। और फिर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि। जब स्वरों से स्वरों का मिलन हो जाए और ये क्या होंगे? ये एक नियम के अनुसार होंगे, एक इनका कोई संविधान होगा, एक रूल होगा, कोई इसमें एक नियम फॉलो करके एक नए वर्ण का जब विकार उत्पन्न करके एक नए वर्ण का निर्माण कर लेंगे तब वहाँ पर स्वर होगा। लेकिन कंडीशन होगा जब स्वरागमन होगा, यानी स्वर के साथ स्वर का ही मिलन होगा तब वहाँ पर स्वर संधि होगी। अब इसके बाद हम करते हैं कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अर्थ होता है जहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए या फिर कह सकते हैं व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए और वो स्वर मिलने पर क्या बनेगा? व्यंजन ही बने, तब उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होता है? जैसे सकार का और रेफ का क्या होता है? क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने संधियों के पहली संधि पर, स्वर संधि पर। तो स्वर संधि क्या है? आपने अभी सुना कि जो स्वर संधि है, कहने का तात्पर्य है कि जब स्वरों से स्वरों का गमन हो या स्वर से जब स्वर का मिलन हो जाए और उसमें एक नया विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के मुख्यतः क्या होते हैं कि यूपी टेट में 8 प्रकार के भाग पूछे जाते हैं, तो इनका हम क्रम से वर्णन करते जाएंगे। अब क्या है कि जैसे स्वर के साथ जैसे स्वर का मिलन होगा तो क्या कहेंगे कि भाई स्वर के साथ स्वर का मिलन होगा तो आ के साथ आ ही मिल सकता है, आ के साथ ई नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि आ के साथ ई मिलने से अगर हम मिला ही देंगे तो इनके प्रत्येक संधि का जो नाम है वो अलग अलग हो जाएगा। हम आ के साथ चाकू नहीं मिला सकते हैं, आ के साथ चाकू नहीं मिला सकते, तो आपका प्रश्न होगा मिला क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे अष्टाध्यायी में इसका कोई नियम ही नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आ के साथ चा का मिलन नहीं हो सकता है।
तो इस तरह से हम पहली संधि पढ़ेंगे। कौन सी? स्वर संधि की पहली संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में दीर्घ संधि कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। तो अब सबसे पहले हम ये इस सूत्र का जब इस सूत्र की हम व्याख्या कर लेते हैं और जब सूत्र की व्याख्या हो जाती है उसके उपरांत जब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं, सूत्र की व्याख्या कर लेते हैं, तब ये संधि हमारे समझने में सुविधाजनक होती है या तुरंत हमारे संधि ये हमारे समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अकः सवर्णे दीर्घ, तो हम समझते हैं कि अक क्या है, सवर्ण क्या है और दीर्घ क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं अक क्या है। अक, तो अक क्या है? अक एक प्रत्याहार। अक क्या है? एक प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार में क्या है? कितने वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री और ली। अब ये जो का वर्ण है, इस का वर्ण का क्या है? संज्ञक होने के कारण इसका इसमें कोई स्थान नहीं होगा, इसलिए कितने वर्ण हुए? आ, ई, उ, री, ली। और ये है क्या? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब हम बात करते हैं सवर्ण। सवर्ण क्या है? सवर्ण क्या है? सवर्ण। अब हम बात करते हैं कि सवर्ण, सवर्ण का मतलब वो जातिगत नहीं है कि एससी, ओबीसी और एसटी फिर सवर्ण नहीं। तो आप कहेंगे नहीं महासवर्ण में भी संधियों में तो सवर्ण का स्थान दे दिया, नहीं, वो सवर्ण वो दूसरे सवर्ण हैं, वो जातिगत ना होकर के यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सवर्ण, यानी एक जैसे ही वर्ण होने चाहिए। तो कहा कि सवर्ण का अर्थ होता है एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण। ठीक है, एक जैसे वर्ण कह सकते हैं कि जिनकी जातियां एक जैसी हों या उनका ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उनको हम क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? दीर्घ। अब ये क्या कह रहे हैं? आगे के साथ ये क्या हो रहा है? दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होना, बड़ा होना। ठीक। अब इस सूत्र की व्याख्या हो गई का अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के साथ यदि कोई सवर्णी वर्ण मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के साथ कोई भी सवर्णी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आप बात करेंगे कि अगर इसके साथ क्या सर आ के साथ इस स्वर की बात कही जा रही है, स्वर संधि है, आ के साथ ही मिलकर के क्या आ हो सकता है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आ तो सवर्णी की, आ का सवर्णी की नहीं है, इसलिए आ नहीं बन सकता है। इसका नियम ये नहीं है क्योंकि इस सूत्र का यानी अकः सवर्णे दीर्घ का ये उदाहरण जो है इसका अनुगमन नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? गलत होगा। तो अब बात फिर वही आएगी, तो सही क्या होगा? अब सही ये होगा कि आ के साथ जब आ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे आ के साथ क्या मिल जाए? आ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कहा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमको आ भी मिल गया। अब कहा कि सवर्णी यानी एक ही जैसा वर्ण, तो एक ही जैसा वर्ण है। अब इसके स्थान पर क्या कह रहा? दीर्घ है, तो दीर्घ भी हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये नहीं जरूरी है कि यहाँ पर छोटा आ है तो छोटा आ ही रहेगा, सवर्णी है तो यहाँ पर दीर्घ आ भी हो सकता है। अब ये देखिए आगे फिर क्या है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर केवल हुआ है कि ह्रस्व के स्थान पर ये दीर्घ आ हो गया है, लेकिन इसके रूप और सवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में भी ये क्या होगा? दीर्घ आ ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। तो पहला शब्द जैसे है हम देखते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ में
कि पहला क्या है, जैसे पुस्तकालय। अब इसमें से थोड़ा पहले और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे आ है, क्या है, आ है, क्या है, आ है, और क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्थानीय। क्या कहते हैं, स्थानीय। स्थानीय परवर्ण और ये क्या होते हैं, आदेश, जो विकार होता है। अब इसके साथ, आ के साथ परवर्ण में ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ठीक है, इसके साथ बनेगा क्या, दीर्घ आ ही बनेगा। यदि छोटी ई है तो यहाँ पर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो, यहाँ पर ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनेगा क्या, दीर्घ। अब छोटा हो या ह्रस्व हो और दीर्घ हो, या यहाँ पर परवर्ण में ह्रस्व या दीर्घ हो, बनेगा क्या, दीर्घ हो। अब री है, ठीक है, या कह सकते हैं री है, और यहाँ पर री या री है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भी री हो जाएगा। और लरी का कोई सवर्णी नहीं होता। लरी का अगर बात होती है तो लरी का सवर्णी लरी जो वर्ण होता है, लरी, इसका कोई सवर्णी नहीं होता है, कोई सवर्णी नहीं होता है, और इस नहीं होता है, और इसका मान किसको लेते हैं, री को ही, इसको सवर्णी, इसका सवर्णी री को ही मानते हैं। इस चार्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अगर स्थानीय, हमारा स्थानीय का मतलब क्या है, परवर्ण का मतलब क्या है, आदेश का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि स्थानीय क्या है, परवर्ण क्या है और आदेश क्या है। थोड़ा सा इसको समझा जाए पहले। तो स्थानीय, परवर्ण और आदेश, तो एक उदाहरण के तौर पर अभी लिया जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा स्थानीय क्या है, परवर्ण क्या है और आदेश क्या है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे पुस्तकालय या पुस्तकालय कर लिए संस्कृत में, पुस्तकालय, ठीक। अगर हम पुस्तकालय की बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पुस्तक, क्या हो रहा है, पुस्तक, और प्लस क्या हो रहा है, आलय, आलय। अब ऐसी स्थिति में पुस्तक प्लस आलय हो रहा है, अगर हम इसको पुनः तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पुस्तक में का में हलंत करते हैं और यहाँ पर हमको मिल गया आ। अब इसके बाद क्या हुआ, दीर्घ आ मिल रहा है और हो गया ला और या। अब ये जो हमारा ये वर्ण है, इसको हम कहते हैं स्थानीय। ये क्या हुआ, स्थानीय, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ये हमारा, ठीक, ये क्या हो गया, परवर्ण, क्या हुआ, परवर्ण, परवर्ण, और इनके विकार से जो एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ, पुस्तकालयम, तो जो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ वो क्या हो जाएगा, हमारा आदेश। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो क्या है कि पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, ठीक। इसी तरह से विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी तरह से, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका हम देखेंगे तो इसमें क्या है, दीर्घ आ मिला और इसमें क्या है, दीर्घ आ मिला, और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या, दीर्घ आ बनाएंगे। तो इसको अभी हमने क्या बताया था, स्थानीय बताया था, इसको क्या बताया था, परवर्ण बताया था, और इसको क्या बताया था, आदेश बताया था, ठीक। और इससे जो विकार होकर के जो बनेगा वो क्या हुआ, विद्यालय, विद्यालय, क्लियर। इसी तरह से हम आगे देखेंगे ह्रस्व ई को देखेंगे, रट प्लस इंद्र,
क्या हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। क्या हुआ रवि प्लस इंद्र। अब देखेंगे इसमें क्या मिला हमको छोटी ई मिल रही है और इसमें क्या मिल रही छोटी ई मिल रही, तो ये हमारा स्थानीय हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु और इन दोनों से मिलकर के क्या बना दीर्घ ई और हमारा इससे क्या हो जाएगा रवीन। क्या होगा रवीन। इसी तरह से कवि प्लस इंद्र बराबर क्या होगा कवीन। क्या हुआ कवीन। क्लियर। तो इसमें का भी वही कंडीशन हुआ, इसमें की छोटी ई और इसमें की छोटी ई मिलकर के क्या हो गई बड़ी ई हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी में ये सूत्र दिया गया दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घ, तो उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका अनुगमन हो रहा है, पालन हो रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें छोटा ऊ का बड़ा ऊ कैसे मिलता है, देख लेते हैं। भानु प्लस उदय हम देखते हैं, भान प्लस उदय। तो अब देखेंगे इसमें क्या मिला हमको छोटा ऊ मिल रहा है प्लस यहाँ पर क्या मिला छोटा ऊ मिला, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा बड़ा ऊ होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा भानुदय। क्या हुआ भानुदय। ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हर्ष वर्ण हर्ष के साथ मिलेंगे तब दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ के साथ मिलेंगे तब दीर्घ हो जाएगा। और इन सबको करने वाला कौन है, तो आपका ये उत्तर होगा कि भाई इन सबको करने वाला हमारे पास एक सूत्र है, एक विधान है और वो विधान है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसी तरह से भाई अब अगला प्रश्न हमारा यही हो रहा है कि री का स्थान क्या है, कि भाई री क्या हो रहा है, तो री का क्या हो जाएगा भाई री का किस तो वर्णन होना चाहिए, तो मातृ और प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम बराबर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि री हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है री हो रहा है और इन दोनों के मिलने से क्या हो जा रहा है री हो जा रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा मातृणम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्वर संधि है पूर्ण हुई। इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आज की कक्षा में यही तक। अगली कक्षा में हम अन्य स्वर संधियों को लेकर आएंगे। तब तक सभी के जरूर इसकी कामना।